नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले एक घंटे में खासतौर से हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर नजर आ रहा है। बात की जाएगी कर्नाटका की, जहां मुडा के मुद्दे पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है घिरती नजर आ रही है। और इसके अलावा बात करेंगे भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को लेकर भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 24% से अधिक मतदान दर्ज। उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। तीसरे चरण के प्रचार के लिए दिग्गज मैदान में। हरियाणा में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनीपत के गोहाना में विशाल जनसभा। नितिन गडकरी भी राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतरेंगी रण में। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में दीनदयाल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने किया दीनदयाल जी को नमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का ग्रेटर नोएडा में शुभारंभ। उद्यमियों के महाकुंभ में 70 देशों के 350 उद्यमी हो रहे हैं शामिल। कर्नाटक में मुडा घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के विरोध में तेज हुआ प्रदर्शन। बेंगलुरु में भाजपा नेताओं ने सीएम आवास का किया घेराव। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही अनुराग कुमारा दिसनायके ने संसद की भांग। 14 नवंबर को होंगे संसदीय चुनाव। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करेगी लेबनान पर आपातकालीन बैठक। विश्व नेताओं ने शांति की अपील के बीच जारी संघर्ष पर जताई चिंता। और आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं हरियाणा के सोनीपत का, जहां गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार। साथियों, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में
देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। दलित और वंचित समाज को उद्योगों में अवसर देकर ही सच्चा सशक्तिकरण संभव है। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है। धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है, लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है।
तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि हरियाणा के गोहाना में इस बड़ी जनसभा को संबोधित यहाँ कर रहे हैं। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यही कहा, हरियाणा जो कि कहीं ना कहीं कृषि विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास में देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अग्रणी भूमिका में है, वहाँ पर किस तरीके से विकास करना है, इसके लिए जो बीजेपी की नीतियाँ हैं वो काफ़ी कारगर नज़र आ रही हैं। और बीजेपी जो है, भाजपा जो है, उसका प्रयास यही रहा है कि कैसे औद्योगिक विकास अगर होता है तो उसका सीधा लाभ किसानों तक भी पहुंच सके, किसानों को इसका लाभ मिलेगा तो जाहिर तौर पर हर स्तर पर न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक विकास जो है वो पूरे प्रदेश का हो सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो नीतियां हैं उसमें बदलाव भी किया गया है। और किस तरीके से इस दौरान प्रधानमंत्री ने जिक्र किया जम्मू कश्मीर का भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जो दूसरे चरण का मतदान है वो फिलहाल चल रहा है। इस चरण की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, इस चरण में 6 जिलों के 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त हो रही है, जिनमें 3 जिले जम्मू डिवीजन के हैं और 3 जिले घाटी के शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके को लेकर लगाकर बड़ा रुझान नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे तक 24.10% मतदान यहां दर्ज किया गया है। बड़गांव में 25.53%, गांधरबल में 27.20%, पुंछ में 33.06%, राजौरी में 30.04%, रियासी में 33.39% और श्रीनगर में 11.67% मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया है। हालांकि लगातार जो ये आंकड़े हैं अब इसमें बदलाव भी होगा और अलग तरह का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है जब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर। तो अलग अलग क्षेत्रों में अगर बात की जाए किस तरीके से, देखिए पुंछ की हम बात करें तो 33% से अधिक जो मतदान है वो 11 बजे तक यहाँ दर्ज किया गया है। राजौरी में भी 30% से अधिक मतदान दर्ज हुआ है। ये तमाम क्षेत्र, रियासी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी 33% से अधिक जो मतदान है वो सुबह 11 बजे तक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के उत्तरी क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण संस्थान में प्रवासी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र स्थापित किए गए। सुबह से ही इस मतदान केंद्र में मतदान जारी है। साथ ही सबसे पहले वोट डालने वाली मतदाता ने केंद्र में पौधारोपण भी किया। तो ये एक अनूठी पहल, जो सबसे पहले पहुंचा उन्होंने पौधारोपण भी किया। और राज्य में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव को देखने के लिए कई देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। राजनयिकों का ये प्रतिनिधिमंडल मतदान प्रक्रिया देखने के लिए बडगाम क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया, फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं। इस दौरे का उद्देश्य घाटी में चुनावी प्रक्रिया की शांतिपूर्ण संचालन और लोगों की बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रदर्शित करना है। और लोकतंत्र के इस पर्व को देखने के लिए विदेशी राजनयिकों का जो समूह है वो भी पहुंचा हुआ है। बडगाम में एक मतदान स्थल केंद्र पर ये पहुंचा। शांतिपूर्ण ढंग से लगातार मतदान जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और इस दूसरे चरण की अगर हम बात करें, जिसका फिलहाल मतदान चल रहा है, इसमें मतदान करने वाले लोगों में उत्साह सीधे तौर पर देखा जा सकता है। श्रीनगर की जादीबल विधानसभा में लोग वोट डालने शिकारा और नाव के सहारे पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं। देखिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। विधानसभा के इस समय हम एक बूथ पर मौजूद हैं और बूथ पर आने के लिए लोगों को शिकारा से आना पड़ रहा है। दरअसल ये बूथ जो है डल लेक के दूसरे किनारे पर बनाया गया है, लेकिन वोटर्स का आप उत्साह देख सकते हैं। अपनी सरकार चुनने के लिए जो वोटर हैं वो शिकारा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने वोट को कास्ट कर सकें, अपनी सरकार को चुन सकें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 10 साल बाद चुनाव के ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। वोटर उत्साहित है और जो जम्मू कश्मीर वोट ना करने के लिए जाना जाता था, इस बार लगातार बम्पर वोटिंग हो रही है। और आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ वोट कास्ट करने आए। सर, आप वोट कास्ट करने आए हैं? हाँ जी, वोट किन डालने। मुद्दों के आधार पर आप वोट देने आए हैं? क्या दिमाग में है इस समय आपके? बस थोड़ा हालात ठीक हो जाए और क्या। यूनिस भाई, इतनी मशक्कत करके आप यहाँ वो बूथ तक आए हैं, लग रहा है कि अब लोगों का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास है और अपनी नई सरकार चुनने जा रही है। I hope so. Everything will be okay. That will be good.
कैसा लग रहा है 10 साल बाद वोट कास्ट करके? आप शायद पहली बार वोट कास्ट कर रहे होंगे। Exactly. जी। We are first time. Mr. Junaid Matu. जी। We are trying to do it best for them. तो हमारे साथ ये वोटर थे जिनका कहना है कि ये पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं और इतना संघर्ष करके ये लोग पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और इस पर आइए अब और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता निशांत राय जो हैं लाल चौक से, और रमा त्यागी श्रीनगर से फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनका रुख हम सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले निशांत, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने देखा कि लोग अब वोट के ज़रिए वोट डालने जो पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और एक जो भावना है, एक जो उत्साह देखने को मिल रहा है लोकतंत्र के इस पर्व के लिए, किस तरह का माहौल और ख़ासतौर से किस तरह का उत्साह? देखिए, बिल्कुल ये बदला हुआ कश्मीर है और बदले हुए कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ के लोग जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आज अपने अपने पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, और जिस तरीके से कश्मीर में अगर चुनाव की बात करें एक दहशत होती थी, एक डर होता था, उस डर को आज लोग अपनी वोट की ताकत से ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं जैदीबल में मौजूद था जब आपने ये रिपोर्ट दिखाई, किस तरीके से जैदीबल के एक पोलिंग बूथ पर लोग शिकारा के सहारे, नाव के सहारे पहुंचकर वोट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लोकतंत्र में जो वोटर है वो कितना मजबूती के साथ अपनी नई सरकार को चुनने जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो जो तमाम लोग थे, खासकर हुर्रियत के जो नेता थे, एक दौर में विरोध किया करते थे, आज वो सभी लोग पूरी तरीके से गायब नजर आ रहे हैं। और सभी जो लोग एक जमाने में इलेक्शन को लेकर विरोध करते थे, वो राजनीतिक दलों के साथ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो कश्मीर की सियासत की एक सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी एक तरीके से कामयाबी इसको केंद्र सरकार की कहा जाएगा। कम से कम लोग पोलिंग बूथ तक जाने लगे हैं। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 10 साल पहले श्रीनगर का वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा सकती है कि पिछली बार से ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि बिना दहशत के लोग अपनी नई सरकार चुन रहे हैं। और जैसा कि हमने लोगों से बात की है तो एक तरीके से भय मुक्त वातावरण जरूर अभी श्रीनगर में दिखाई दे रहा है। मैं अलग अलग समय पर अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहा हूं। इस समय मैं लाल चौक पर एक पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हूं और यहां भी कुछ कमोवेश स्थिति ऐसी है। वोटर निडर होकर आ रहे हैं और अपने मुद्दों के आधार पर अपनी सरकार को चुन रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत, जाहिर तौर पर जो अपने अपने मुद्दे हैं इन मतदाताओं के, उनको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। रमा, आपसे भी जानना चाहेंगे अभी कौन सी पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, और अगर बात की जाए ना सिर्फ एक उत्साह उमंग वो तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एक विकास की जो बयार बही है और अब जिस तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं, इसको लेकर एक विश्वास जो है वो बढ़ता नज़र आता है, और उसी वजह से जमहूरियत का जश्न जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। जमहूरियत का जश्न नजर आ रहा है, और जो विश्वास की आप बात कर रहे हैं वो तब नजर आता है अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो लंबी लाइनें हैं। अभी धूप है यहाँ पर, उसके बावजूद सुबह यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हमें कैमरा रखने के लिए, ट्राइपॉड रखने के लिए सड़क पर थोड़ा दूर जाना पड़ा था। जी। लाल चौक से लेकर घाटी के जो सुदूर इलाके हैं वहां पर इसी तरह का कमोबेश चारों तरफ माहौल नजर आ रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए ईद के त्योहार जैसा है, ये हमारे लिए दिवाली के त्योहार जैसा है। एक दशक के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। 370 के बाद विधानसभा चुनाव ये पहला है, लोकसभा चुनाव पहले हो चुका है। और वो इलाके जो कि माने जाते थे, जहां पर मत प्रतिशत बहुत ही कम रहता था, जो मतदाता थे उनकी बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता था और कई बार कई तरह का थ्रेट होता था। बहुत सारे लाल चौक के पास ऐसे इलाके हैं जहां से निशांत अभी मौजूद हैं, वहां पर कुछ इलाके कुछ अलगाववादी नेताओं के नाम बढ़ते किए, उनका इलाका है, उनका इलाका है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं देखना है, ये सब है। लेकिन अब निर्भीक होकर जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, जिस तरह से मतदाता निकल रहा है, तो ये जमहूरियत में विश्वास की बात है। वो जो विश्वास आया है और तमाम जो अलगाववादी तब नेता थे वो अब खुद मेन स्ट्रीम में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। गांधरबल में मैं मौजूद हूं और गांधरबल में आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला के लिए जो मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना मुश्किल हो गया। परंपरागत सीट उनकी कही जाती थी। शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तमाम इस सीट पर प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। लेकिन अब देखिए इस बार का जो मुकाबला है, उमर अब्दुल्ला जब आए तो उन्हें अपनी टोपी उतारकर लोगों से वोट के लिए अपील करनी पड़ी। और उसके साथ ही अगर मुकाबला देखते हैं तो उनका जो मुकाबला जो एनसी के 2014 के पहले कैंडिडेट यहां से जीते थे
वो अब निर्दलीय उनके सामने खड़े हैं। पीडीपी का एक मजबूत उम्मीदवार उनके सामने खड़ा है। इसके अलावा जो इंजीनियर रशीद हैं, जी। उनकी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। गांदरबल जिले के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। तो कितनी, आप देखिए, बहुकोणीय लड़ाई है, लेकिन लोगों के पास चेहरों का ऑप्शन भी है। पहले जी। लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता था, चेहरे नहीं होते थे। जी। अब वो कहते हैं वो बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा चाहते हैं। तो किस चेहरे को चुनते हैं? क्योंकि सबके अपने दावे हैं पॉलिटिकल दलों के, और सभी जो मतदाता है उनके मन में उनकी अपनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। जी। जीतता कौन है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लोग जो इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं ना, ये अपने आप में नए कश्मीर की नई बदलती हुई तस्वीर को दिखाता है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर बदलते हुए कश्मीर की ये तस्वीर है। फ़िज़ा किस तरीके से बदली हुई नज़र आ रही है। और ख़ासतौर से निशांत, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि 11 बजे तक ही 30% से अधिक की जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। रियासी की बात की जाए, जो दूसरी जगह हैं, ऐसे में क्या माना जाए, क्या दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो नज़र आने वाली है? देखिए, 11 बजे तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 24% के आसपास वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया था, और कुछ इलाकों में ये वोटिंग परसेंटेज 30% से ज़्यादा हुआ था। श्रीनगर में हालांकि 12% के आसपास जो है वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार का रिकॉर्ड ज़रूर टूटेगा। और जैसे कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में भी ये बम्पर वोटिंग होगी, और यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर पिछले चरण की बात की जाए तो वहां पर साउथ कश्मीर केवल एक ऐसा इलाका था जहां पर डर था कि शायद वोटिंग परसेंटेज उस तरीके की ना हो, लेकिन वोटर्स निकले, मतदाताओं ने आकर मतदान किया, अपनी नई सरकार को चुनने का काम किया। और दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा श्रीनगर का इलाका, क्योंकि इसको हुर्रियत के जो तमाम नेता हैं उनके प्रभावित इलाकों में कहा जा सकता है, चाहे लाल चौक विधानसभा की बात की जाए, जैदीबल की बात की जाए, और भी श्रीनगर में बाकी विधानसभाओं की बात की जाए, तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत कम रहा करता था। लगभग अगर 2014 की बात करें तो 20 से 30% में ही टोटल श्रीनगर की 8 विधानसभा में वोटिंग परसेंटेज था। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि जब 11 बजे तक 12% के आसपास हो चुका है, तो ये कम से कम 40% से ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि बम्पर वोटिंग जो है, मशीन लॉक की जाएंगी, यानी कि शाम तक। जी बिल्कुल, बम्पर वोटिंग जो है वो नज़र आएगी। फिलहाल जम्मू से हमारे संवाददाता आमरिंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमरिंद, जम्मू का हाल जो है वो आपसे जानना चाहूँगा। किस तरीके से लगातार जो मतदाता हैं उनमें उत्साह नज़र आ रहा है, लंबी लंबी कतारें, और उसके साथ साथ जो विश्वास है लोकतंत्र में को लेकर, कैसे उसकी बानगी वहाँ नज़र आ रही है? देखिए मुकुल, इस समय अगर बात करें जम्मू की, तो जम्मू के एक मैं विशेष केंद्र में खड़ा हुआ हूं, और ये वो केंद्र है जो चुनाव आयोग ने जो पूरे देश में 15,500 जो प्रवासी कश्मीरी हैं, यानी कि रेफ्यूजी कश्मीरी हैं जो माइग्रेट हुए हैं, वो मतदाता हैं इस वक्त, तो 15,500 में से 14,700 जो मतदाता हैं रेफ्यूजी कश्मीरी, वो यहाँ पर वोट दे रहे हैं। और ऐसे 19 सेंटर्स पूरे जम्मू में चुनाव आयोग ने बनाए हैं। और सबसे अच्छी खासियत यह है कि उनको चुनाव आयोग के साथ साथ जो यहाँ पर राहत और पुनर्वास एक विभाग है, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन किया, और उन मतदाताओं के पास वो गए और उन्होंने अपील की कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जमहूरियत के जश्न में अगर आप देखें कि सुबह 7 बजे से जो यहाँ का जो माहौल है खासा उत्साहपूर्वक है। एक 92 साल के बुजुर्ग से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 34 साल पहले मैंने कश्मीर को छोड़ा है, और कश्मीर के बाद मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल आज भी वहाँ पर है, मेरी आत्मा आज भी वहाँ पर है। और उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से धारा 370 और 35 से हटा है, उसके बाद एक जो अमन दिख रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुराने घर में दोबारा जाऊँ। और वो भावुक होते हुए हमारे कैमरे पे रोके, तो एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर कहें तो वो उत्साह जो है वो जम्मू के पूरे जो 19 सेंटर से वहां पर नजर आ रहा है। और ये लोग देखिए, जम्मू में कोई चुनाव नहीं, जम्मू के 3 जिले हैं जहां पर आज चुनाव है, जिसमें रियासी है, पुंछ और राजौरी है। इसके अलावा बात करें घाटी की, तो घाटी के 3 जिलों के लिए चुनाव है। लेकिन जो जम्मू में चुनाव हो रहा है, जो मतदाता जम्मू में वोट डाल रहा है, वो घाटी के 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए वोट डाल रहा है। यानी कि 15 सीटों पे जो घाटी में चुनाव है उनके लिए वोटिंग कर रहा है। और ये बहुत बड़ी पहल के तौर पर देखा जा सकता है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि चुनाव
एक आयोग ने सकारात्मक 14,700 पहल। जम्मू में, जी। इसके अलावा जो जी बिल्कुल, काफ़ी जी। महत्वपूर्ण पहल है और उसी पहल के तहत लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू से ही हमारे संवाददाता धीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से सुबह से ही जो मतदाता हैं वो किस तरीके किस उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरे चरण की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लिहाज से अगर देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण जो इन 26 सीटों पर जो आज वोटिंग हो रही है? देखिए, दूसरे चरण का जो नतीजा है, दूसरे चरण का जो अभी आज वोटिंग चल रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में अगर हम बात कर लें तो 11 विधानसभा सीटें हैं और 11 विधानसभा सीटों में जो 8 विधानसभा सीटें ऐसी है जिसको कि हम कह सकते हैं कि जहां आज तक मतदान कराना चुनौतीपूर्ण रहा है। अगर हम बात करें राजौरी की सीटों की, बात करें हम पुंछ का जो मतदान केंद्र है उनके ऊपर, लेकिन सबसे अच्छी खबर वहीं से आ रही है कि जो 11 बजे तक के जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से हमारे पास आए थे, उन आंकड़ों के हिसाब से 33% मतदान पुंछ के इलाकों में हुआ है और 33% जो मतदान है वो रियासी के इलाके में हुआ है। तो ये एक जम्मू कश्मीर के जमहूरियत के लिए, बदलते जम्मू कश्मीर के लिए, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, जिस तरीके की यहाँ की महिलाओं ने और जिस तरह के यहाँ के बुजुर्गों ने जमहूरियत में अपना विश्वास दिखाया है, उससे जरूर ये कहा जा सकता है कि जो पिछले जो पहले चरण में जो 61% का जो मतदान हुआ था, जरूर आज ये इससे आंकड़े बढ़ सकते हैं। और ये ऐसे इलाके रहे, अगर हम पुंछ की बात कर लें, जो फेंसिंग का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, और यहाँ से दहशतगर्दों का जो एक तरीके से ये माहौल, डराने का जो माहौल पहले हुआ करता था, तो इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, और खास करके तब से जबकि यहाँ धारा 376, 70 और 35 से का यहाँ से खात्मा हुआ, और उसके बाद जिस उसी वजह से और भी महत्वपूर्ण है 370 हटने के बाद से पहली बार जो चुनाव हम देख पा रहे हैं और निडर होकर बिल्कुल धीरज जो मतदाता हैं मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। देन शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में आप भारत का पोजीशन क्या है आप सबको मालूम है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम मैरीटाइम नेशन के हिसाब से दुनिया को हम नेतृत्व दें। हर वर्टिकल में, हर सेक्टर में अपना शक्ति हम दिखाए, काबिलियत दिखाए। इसके लिए हमारे लक्ष्य हमने तय की है। अगली 5 साल के अंदर दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डर के बीच में हम भी होंगे। और शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में हमारे पास प्रदेश सरकार का साथ जमीन के सिलसिले में हम लोगों ने बात पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात, 5 प्रदेश में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के लिए क्लस्टर बने जाएंगे। क्लस्टर और 3,900 एकर्स ऑफ लैंड अलॉटेड की गई है कांडला पोर्ट और टूटिकोरिन पोर्ट टू सेट अप द हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब and which will attract the investment of more than 5 lakhs crore. 5 lakhs crore investment this particular hub will bring. So this is the unique kind of initiative within these 100 days, as per the direction of our Honorable Prime Minister. और अगले नवंबर को द ग्रेट ओशन डायलॉग, जिसका नाम हमने सागर मंथन,
तो अगले नवंबर को ये मुंबई में होंगे। दुनिया के सभी मैरीटाइम नेशन पार्टिसिपेट करेंगे। लक्ष्य होगा कि हम पॉलिसी डिसीजन के सिलसिले में हो या रिसर्चर्स में हो, थिंक टैंक के हिसाब से हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, इस सिलसिले में हम भी लीडरशिप में रहे। तो दुनिया में मैरीटाइम सेक्टर इतने बड़े सेक्टर है जिसके जरिए हर देश, विशेष रूप से more than 139 maritime nations now putting their efforts to enhance the power of economy and their growth. So on the same way, I believe in this particular sector, one of the most key sector of our global economic growth, India wants to be a leader. And as a leading maritime nation, we should have all the essential mechanism, essential initiative on our part. So that is why we want to take the leadership in this sector also. So these are the some of the key point I have highlighted before you. और आप, मैं चाहूंगा कि आपके पास अगर कोई सवाल है निश्चित रूप से आप करिए, क्योंकि हमारे सचिव महोदय ने कई हमारे 10 जो प्रोग्राम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में उन्होंने इलाबोरेट भी की है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल जवाब में आप भी पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं पत्रकार मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सवाल कर सकते हैं। सवाल पूछने के पहले अपना नाम। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर किस तरह से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि बता रहे थे कि मोदी 3.0 के जो शुरुआती 100 दिन रहे हैं उसमें पोस्ट शिपिंग मंत्रालय ने किस तरह की उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं और कैसे जो निवेश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए उस पर लगातार सरकार का जोर है और आने वाले दिनों की जब हम बात कर रहे हैं तो शिप बिल्डिंग की जो खासतौर से तमाम जो देश हैं उसमें भारत जो है अग्रणी भूमिका में नजर आएगा। उसी लिहाज से लगातार जो नीतियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है और इसका सीधा फायदा देश के विकास में मिल रहा है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। अब बात करते हैं कर्नाटका की, जो जहां पे मुदा का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार घिरती नजर आ रही है। कर्नाटक के चर्चित मुदा घोटाले की अगर बात की जाए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के आवास का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को इन्होंने पुलिस ने हिरासत में भी लिया। गौरतलब है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा ने कथित रूप से शहरी इलाके में सिद्धरमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्रमुख प्लॉट का आवंटन किया था। जिस समय ये पूरी कार्रवाई हुई थी उस समय सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया पर लग रहे आरोपों की जांच के आदेश दे दिए थे और सिद्धरमैया उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट गए, जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उसी वजह से अब लगातार कहीं ना कहीं इस मामले में घिरती हुई नजर आ रही है सिद्धरमैया सरकार और लगातार इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। भाजपा ने सीएम आवास का घेराव भी किया, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हिरासत में भी लिया है और इसमें हमने देखा था किस तरीके से कल ही हाईकोर्ट की तरफ से एक जो झटका है वो सिद्धरमैया को लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए अब इस पूरे मामले पर एक तरफ जो आवाज़ है वो तेज़ हो रही है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी पोल खुले, लेकिन आज के समय में अगर अभी तक की भी बात की जाए तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो काफ़ी हमलावर है और लगातार
सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। फिलहाल बेंगलुरु से हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभा, जानना चाहेंगे आपसे, अगर पूरे मामले की अगर बात की जाए, जिस तरीके से घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं अब तमाम जो हम कह सकते हैं पूरा जो घोटाला है अब सबके सामने आने लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सिद्धरमैया जो हैं कहीं ना कहीं अभी भी बचाव करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी जो कि लगातार अब सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है, विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। कर्नाटक में हम अभी देख सकते हैं कि मूडा प्रकरण कई दिनों से ये चल रहे हैं। लोगों के सामने जो मूडा प्रकरण का आए थे, सिद्धरामैया को अपने पद के लिए इस्तीफा का मांग करते हुए बीजेपी वालों ने बेंगलुरु से मैसूर चलो तक प्रतिभटन का आयोजन भी किया था। और सिद्धरामैया जो इस मूडा स्कैम में शामिल थे, वो मूडा स्कैम के सारे जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी भी जांच के लिए इन्होंने आदेश भी दिया था। और उसके चलते सिद्धरामैया जी ने वो आदेश को ना पालन करते हुए इन्होंने अपोजिट भी किया था। पर कल एम नागप्रसन्न जी के नेतृत्व में न्यायपीठ में, एक सदस्य न्यायपीठ में हाईकोर्ट ने जो आदेश किया है, जो सिद्धरामैया घोटाले के अंदर है या क्या कुछ हो रहा है उसके मामले में, जो सारे जांच करने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट भी ग्रीन सिग्नल दिया है। पर कर्नाटका के सरकार, सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में सरकार ने जो इस सारे प्रश्न को ना उत्तर देते हुए इन्होंने अपोजिट किया, जिसके चलते जेडीएस और बीजेपी वालों ने मैसूर और कर्नाटक सहित बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क और कृष्णा गृह मंत्री के जो सामने और कर्नाटका के कई जिलों में प्रतिभटन भी किया है। उसका अपोजिट करते हुए सिद्धरामैया जो है इनके पद को इस्तीफा का मांग करते हुए बीजेपी और जेडीएस वालों ने प्रतिभटन का आयोजन किया है। लेकिन कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपने स्थान को इस्तीफा ना देते हुए ये सारे प्रश्न को इन्होंने अभी तक किसी को भी ना उत्तर देते हुए अपने पद को इन्होंने स्वीकार करके इन्होंने सारे घोटालों को जांच करने में अलाउ नहीं किया। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते नजर आए और जिस तरीके से जिस संवैधानिक पद पर थे उसको लेकर ये ज़ाहिर तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से जो वहाँ पे प्रदेश सरकार है वो लगातार इस पर काम करती रही है और कैसे उसको आगे बढ़ाएगी। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर तो ये देखना वाकई दिलचस्प रहता है कि क्या इस पर अब अगली जो कदम है वो क्या होगा। बीजेपी की तरफ से लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इस्तीफे की मांग है वो लगातार हो रही है। लेकिन शुभा, अगर जब हम देखते हैं क्योंकि इस्तीफे की मांग की जाए या जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश क्या इसको माना जा सकता है, जिस तरीके से 2010 के बाद से हमने देखा चरणबद्ध तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं तो क्या एक पूरी प्लानिंग के तहत ये जो घोटाला है हुआ? ये घोटाला ना सिर्फ मूडा के है, इसके साथ साथ हम देख सकते हैं वाल्मीकि हगरण भी हम देख सकते हैं। एससीपीटी से जो लोगों के भलाई के लिए जो अमाउंट रखे हुए थे, सारे अमाउंट को कांग्रेस सरकार ने अपने गारंटियों में भर दिया है। अपने गारंटी को निजी रूप में लाने के लिए जिन्होंने जो लोगों के अभिवृद्धि के लिए रखा था वो अमाउंट का दुरुपयोग किया है। और मूडा का अभी प्रकरण सामने आया है, लोगों के सामने आया है, जिसके चलते अभी न्यायमूर्ति के सामने जो आदेश भी किया है। अभी सारे प्रकरण जो है अभी बाकी है, लोगों के सामने अभी सच तो सामने आना ही है और जिसके चलते प्रतिभटन भी हो रहे हैं और लोगों का कहना भी है। लोगों के सारे प्रश्न को कांग्रेस सरकार ने अभी तक ना उत्तर दिया और इस्तीफा भी नहीं दिया। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो वो सारे जांच को एक तरह से नहीं कर सकते हैं। जो लोग अधिकार में है, सीएम सिद्धरामैया अधिकार में रहा तो वो अधिकार का दुरुपयोग भी कर सकता है, जिसके लिए जो बीजेपी वालों ने और लोगों ने इस्तीफा का मांग की है। तभी तक तो सिद्धरामैया ना अपने पद को इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखना होगा क्योंकि लगातार सच जो है इस मामले में सामने आ रहा है, लेकिन कब तक सिद्धरामैया सरकार जो है वो अपनी जवाबदेही से बचती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात हुई कर्नाटक की और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे खासतौर से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। जी हाँ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए जो कि लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है और इस दौरान जब हम बात करते हैं इस मजबूती की तो आपको बता दें भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है।
कई रेटिंग एजेंसियां और थिंक टैंक के अनुमान ने ये जताया है कि कुछ वर्षों में भारत का विकास जो अब जिस तेजी से हो रहा है, ये तेजी बरकरार रहेगी, यानी ये मोमेंटम जो है ये लगातार बना रहेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम बना हुआ है, इसके कई कारक हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे अलग अलग जो रेटिंग एजेंसियां हैं, कैसे उन्हें बदलाव करना पड़ रहा है, कैसे अपने अनुमान में वो सुधार कर रही हैं और सुधार की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि विश्व बैंक और IMF के बाद मूडीज, गोल्डमैन सैक्स और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत GDP वृद्धि और पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट से भारत 2030 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की आय में स्थिरता आनी शुरू हो गई है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म के अनुसार पिछले 5 वर्षों में निफ्टी की कुल आय वृद्धि और मार्केट कैप दोनों ने 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR हासिल किया है। वहीं एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% पर बरकरार रखा है। ADB ने कहा है कि आने वाली तिमाहियों में बेहतर कृषि उत्पादन और अधिक सरकारी खर्च के कारण अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। सितंबर के एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में निर्यात पहले के अनुमान से ज्यादा होगा। एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक में वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि 7% और वित्त वर्ष 2025 में 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। ADB ने कहा कि भारत की विकास संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। इससे पहले मूडीज ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को रिवाइज कर 7.1% कर दिया। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 6.8% का पूर्वानुमान जाहिर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने कैसे जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्हें अपने अनुमान में सुधार करना पड़ रहा है और इसकी वजह है तेजी से उभरती हुई भारतीय व्यवस्था जो कि लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी महाजन जी, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था S&P ग्लोबल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी, और अब गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, मूडीज़ की बात की जाए, ADB की बात की जाए और उसके अलावा तमाम जो आर्थिक संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, IMF की बात की जाए, एक भरोसा, एक मोमेंटम जो हमारी कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने बनाया है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो वैश्विक संस्थान है पहले हल्के में ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से, खासतौर पर कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, अभी भी विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी उस कोविड-19 के असर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जी, यहाँ जो धीमापन है, मांग में कमी है, ये तमाम बातें हैं और अपने वो ग्रोथ रेट को सस्टेन नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पिछले काफी लंबे समय से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है जी। और अभी तक ऐसा हर साल के अनुमान में वो अपने आप को रिवाइज करते थे, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ी बात कही है कि अगले आने वाले 6 सालों तक 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी जी। केवल वो इस वर्ष के लिए या अगले वर्ष के लिए अनुमान नहीं, ये पूरे अगले आने वाले 5-6 वर्षों का अनुमान है और ये एक बड़ी बात है। और वो हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि देश हर क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो तमाम प्रकार के उत्पाद हों, और जिसमें खास तौर पर हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं जी। अपने डिफेंस के क्षेत्र में, अपने मशीनरी के क्षेत्र में, अन्य प्रकार से जो हमारी आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है उसको हम लेकर के आगे बढ़े हैं। इसके कारण आज एक दूसरी बात इसके साथ साथ हुई है कि पहले दुनिया का ग्रोथ इंजन चीन बना हुआ था जी, लेकिन चीन की ग्रोथ कम हुई है। उसके पीछे कई कारण हैं, उसमें से एक प्रमुख कारण यह है कि विश्व में कोई भी देश चीन से अब आयात करने में बहुत खुश नहीं है। उन्होंने
चाइना प्लस वन की नीति अपना रखी है। जी। तो इस प्रकार से जो चाइना प्लस वन का हम पूरा लाभ उठा भी रहे हैं और भी उठा सकते हैं। बिल्कुल अश्विन जी, लेकिन इसमें क्योंकि जो चाइना में स्लोडाउन की जो हम बात कर रहे हैं उसको देखते हुए भारत ने एक अपनी प्रबल दावेदारी जो है वो पेश की है विश्व के सामने कि कैसे अब एक विकल्प जो है वो पूरे विश्व के पास है भारत के रूप में, और उसी वजह से निवेश में भी हमने देखा है लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है, क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, किस तरीके से इसमें तमाम बढ़ावा मिलेगा और जो रोजगार है देश में वो बढ़ सकेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि चीन सबसे तेजी से बढ़ने वाली पहली अर्थव्यवस्था बना हुआ था और दुनिया भर के तमाम प्रकार के उत्पाद वहां से आते थे और दुनिया के लोग उसको बड़े चाव से खरीदते थे। लेकिन कोविड के बाद और जिस प्रकार से चीन का व्यवहार रहा है उस सब को लेकर के वैश्विक स्तर पर अभी क्वाड का भी सम्मेलन हुआ। कुल मिलाकर के वैश्विक स्तर पर चीन के प्रति लोगों की अरुचि हो रही है। चाइना प्लस वन की जो नीति है और उसके एक विकल्प के रूप में भारत उभर रहा है। चाहे वो मोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे वो अभी सेमीकंडक्टर्स की बात आ रही है, चाहे वो सोलर पैनल्स की बात हो, तमाम प्रकार के उत्पाद अब भारत में बनने लगे हैं और एपीआई में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में हमारी एक लंबी छलांग, जिसको हम एक तरफ हमारी जो निर्भरता है विदेशी प्रतिरक्षा के सामानों पर कम हुई है और अब हम ज्यादा से ज्यादा विदेशों को प्रतिरक्षा का सामान निर्यात कर रहे हैं और उसमें निरंतर वृद्धि होने वाली है, हो भी रही है। तो ऐसे में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे, यह बात को लेकर के भारत सरकार बहुत सेंसिटाइज है और लगातार हम देख रहे हैं पीएलआई स्कीम हो, बाकी सब प्रकार की नीतियां हो, जिसके कारण 15 ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया गया है जिसमें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आए हैं। ऐसे तमाम उपाय हैं जिसके कारण भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। बिल्कुल, इसी का जो फायदा है वो हम देख पा रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं जी, बिल्कुल अर्थव्यवस्था को मिल रहा है इन रिपोर्ट्स के जरिए भी, और मोहर जो है उस पर लगती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अश्विनी महाजन जो बता रहे थे किस तरीके से जो देश है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और जब बात की जाती है देश के विकास की, या इस तरह की नीतियां हो, इस तरह की सोच हो, दूरगामी सोच हो, ये होना भी बहुत ज़रूरी। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिनकी आज 108वीं जयंती है, इस अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। अंत्योदय की उनकी अवधारणा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अमूल्य भूमिका निभाने वाली है। देश के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अविस्मरणीय रहेगा। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक वीडियो भी शेयर किया। आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे, इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी उसी को आज सार्थक करने में भारत प्रयासरत है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रखर राष्ट्रभक्त, एकात्म मानववाद के प्रणेता,
महान राजनीतिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उनकी जयंती पर वंदन करता हूँ। दीनदयाल जी आजीवन राजनीति में शुचिता व पारदर्शिता के लिए संकल्पित रहे। उनके अंत्योदय के विचार से सामाजिक समरसता को बल मिला। देश के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के निर्माण पर बल देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर चलते हुए मोदी जी विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। और आइए मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेल जगत की भी। भारत और बांग्लादेश की जो टीमों की अगर बात की जाए तो 2 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टेस्ट के लिए टीम कानपुर पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पहला टेस्ट अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। और वहीं क्रिकेट के बाद बात करते हैं चेस यानी शतरंज की। 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक की झड़ी लगाने वाली वंतिका अग्रवाल का क्या है अगला लक्ष्य और उनको अपनी इस कामयाबी में किसका साथ मिला, साथ ही वंतिका की नज़र में देश कैसे बन रहा है शतरंज की महाशक्ति, इस सब पर विस्तार से उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय दल ने इतिहास रचा। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया और इस वक्त हमारे साथ महिला टीम की एक सदस्य वंतिका अग्रवाल हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत और टीम दोनों ही इवेंट में गोल्ड मेडल को अपना बनाया। तो वंतिका, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक पूरा जो चेस के जो एक देश में एक नया आयाम आपने अपनी सफलता से ला दिया है, कैसे देखती हैं अपनी खुद की इस सफलता को और ये जो सफलता है वो किस तरह का एक चेंज ओवर जो है वो अब देश में लाएगी चेस गेम को लेकर के? ये जो सफलता है इसके बाद आई थिंक और बहुत सारे लोग चेस शतरंज खेलने की कोशिश करेंगे, ये इसको सीखने की कोशिश करेंगे। मैं पहले भी बहुत मेडल जीत चुकी हूँ, बट हमें तब इतने सालों में भी इतना लोग नहीं पहचाने। मुझे खुद बताना पड़ता था सबको कि अरे मैं जीत के आई हूँ, फिर भी लोगों को लगता था अरे कौन सा स्कूल इवेंट जीता है या क्या जीता है। बट अब जब खुद ही अखबारों में छप रहे हैं हर जगह, लोग मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा, सब मैसेज कर रहे हैं खुद, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि मैंने जब मुझे टीम इंडिया को मेरी ज़रूरत थी तो मैं कुछ उनके काम आई। पढ़ाई के साथ साथ चेस को भी लगातार खेलते रहना, चेस में फोकस बनाए रखना, टूर्नामेंट्स पे फोकस बनाए रखना, ये कितना कठिन था? ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं अपनी मम्मी को माँ को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा ही मेरे साथ दोनों चीज़ों में थी। जब से स्टार्ट किया चेस खेलना, मैं 8 साल की थी, तब से 12-13 साल से वो हर टूर्नामेंट है मेरे साथ ट्रैवल किया, और पढ़ाई में वो खुद सी है और उन्होंने अपना करियर मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया। नए तरीके से हम सामने आ रहे हैं, हमारे पास ग्रैंड मास्टर्स जो हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह क्या है? हर दिन हम देखेंगे इतने सारे युवा लोग खेलने शुरू कर रहे हैं, और पहले क्या है, पहले सब इंडिया में ही खेलते रहते थे, कोई बाहर नहीं जाता था, 1-2 टूर्नामेंट मतलब बहुत कम। अब क्या सारे लोग ही बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं खेलने, और अब इतना मटेरियल भी अवेलेबल हो गया। पहले क्या था, सबको मतलब कुछ था ही नहीं अवेलेबल। अब इतना इंटरनेट के द्वारा कोचिंग आप ऑनलाइन किसी से, फॉरेन से, कहीं से, किसी से भी ले सकते हो। इतना इंजन, कंप्यूटर वगैरह इंजन्स भी आ गए, आप उससे एनालाइज कर सकते हो, और बहुत सारा मतलब चीज़ें अवेलेबल भी हो गई है। तो ये है वंतिका अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में शतरंज का जो खेल है वो लगातार करवट जो है वो ले रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह उनकी नज़र में है कि जिस तरह से अब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, इसके साथ ही साथ जो टूर्नामेंट्स हैं उसका जो एक्सपोजर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, और उसके चलते देश में जो है वो एक शतरंज के खेल में एक नई क्रांति जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन आलोक के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, नोएडा। तो ये भारत की युवा शक्ति है जो लगातार देश का नाम रोशन कर रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर भी। पहले अगर बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल ने हाल के दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आक्रामक रणनीति पर दाव लगा रही है, जिसका मकसद हिजबुल्लाह को इजरायली सीमा से पीछे धकेलना है, जिससे कि हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल तक ना पहुंच सकें। पेजर वॉकी टॉकी धमाके के बाद से इजराइल के द्वारा लेबनान में एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल ने कल भी लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घातक हवाई हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर इब्राहिम कुबैसी उसकी मौत हो गई, जो हिजबुल्लाह के रॉकेट डिवीजन से जुड़ा हुआ था। हिजबुल्लाह ने इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी की मौत की पुष्टि एक पोस्ट के जरिए की। वहीं इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हज अबू मूसा के नाम से मशहूर कुबैसी ने हिजबुल्लाह की कई मिसाइल और रॉकेट इकाइयों का नेतृत्व किया और 2000 के हमले के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें से अधिकांश को इजराइल की मिसाइल रोधी सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया। सोमवार सुबह से इजराइल के हमले में लेबनान ने अब तक अगर बात की जाए तो 569 लोग इसमें मारे गए हैं और करीब 1835 घायल हुए हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक नेताओं ने क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज लेबनान के मुद्दे पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में संघर्ष को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में गाजा, लेबनान, सूडान और यूक्रेन में हो रहे हमलों की निंदा की। साथ ही गुटेरेस ने विश्व के नेताओं से लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देने की भावुक अपील भी की। तो आपने देखी तमाम खबरें और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज़ की जो खबरें हैं और अपडेट्स हैं ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और इसके लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं डीडी न्यूज़ को एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके साथ साथ वेबसाइट पर भी। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।